भारत में केंद्र की शासन प्रशासन की पद्धति और उसका नियंत्रण। तो मैं आपको संवैधानिक स्थिति, केंद्र का शासन किस तरह से चलता है और आज की तारीख में कहां पहुंच चुके हैं, देश की तबाही करने वाले लोग किस किस का गठबंधन है, इस चीज को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथियों, भारत के संविधान में जो स्थिति है वो ये है, एक है संसद, ये देखेंगे संसद, इसे केंद्रीय विधायिका भी कहते हैं। और ये केंद्रीय विधायिका संसद जो है ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर बनती है। दूसरी है, इसे हम संसद को बोलते हैं पहला स्तंभ, पहला स्तंभ। दूसरी है कार्यपालिका यानी केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार में कौन कौन है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और बाकी तमाम मंत्री और जितने भी अधिकारी हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, वो सारे के सारे इस कार्यपालिका में आते हैं, केंद्र सरकार में आते हैं। इसको बोलते हैं दूसरा स्तंभ, सेकंड पिलर। ये फर्स्ट पिलर, ये सेकंड पिलर। तीसरा जो पिलर है, तीसरा स्तंभ है, वो है न्यायपालिका का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतें हैं यानी अदालत। तो तीसरा पिलर ये है, थर्ड पिलर, तीसरा स्तंभ न्यायपालिका। ये जो केंद्रीय विधायिका है, संसद है, इस संसद का काम क्या है? संसद का काम है कानून बनाना। इसका केवल यही काम है, संसद का कानून बनाना। और संसद में कानून कैसे बनता है? कोई भी बिल पहले या तो लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जाएगा और जिसमें भी लाया जाएगा पहले उसमें पास होगा, उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा, वहां से पास होगा और फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए, उनके हस्ताक्षर के लिए जाएगा। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद जो सरकारी गजट है, उस गजट में बाकायदा नोटिफिकेशन होगा, छपेगा उसमें कि यह कानून है, इस तारीख को हुआ और यह कानून इस तारीख से पास, इस तारीख से लागू होगा। यह इसका काम है। यह संसद इन तीनों से मिलकर है। अगर इसमें से एक भी नहीं है तो आप संसद नहीं कहेंगे उसको। तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर यह संसद बनती है, जिसका काम है कानून बनाना। और ये जो कानून बनाएगी, ये कानून जो संविधान में दिशा निर्देशित, संविधान के अनुरूप ही कानून बनाएगी। अगर संसद संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाती है तो ये जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि उस कानून को खत्म कर दे। ये केवल सुप्रीम कोर्ट के पास में अधिकार है। जो कानून यहां संसद में बनेगा, उस संसद के कानून को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्रीय कार्यपालिका यानी केंद्र सरकार की है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और ये सारे के सारे हैं, ये अधिकारी हैं। सब इनका काम है संसद में जो कानून बना है उस कानून को लागू करना, देश की जनता की भलाई के लिए। यह काम कार्यपालिका का है, केंद्र सरकार का है। अगर ये जो कार्यपालिका है यानी सरकार है, केंद्र सरकार है, जो कानून संसद में बना है उसको तरीके से, सही तरीके से लागू नहीं करती है, तो इस सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि सरकार को कहे कि इस कानून को सही तरीके से लागू करो। अगर कोई भी मंत्री, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री और कोई भी अधिकारी संविधान के विरुद्ध जाके काम करता है या जो कानून बनाया है संसद ने उसके विरुद्ध जाके काम करता है, उन सबको रोकने की ताकत अगर किसी के पास है तो वह देश के सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास। ये अगर संविधान के विरुद्ध कुछ भी हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी, उसे रोकने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान की रक्षा करने के लिए या संविधान का जो अच्छी तरह से पालन कराने के लिए यह जिम्मेदारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है
कि न्याय मिले देश की जनता को और संविधान के अनुरूप कार्य हो, संविधान के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। यह देश की सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। तीसरी जो चीज है, ये तीनों अलग अलग हैं, इन तीनों की शक्तियां अलग हैं, जिस संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी कहा जाता है। संसद की शक्तियां अलग, सरकार की शक्तियां अलग और न्यायपालिका की शक्तियां अलग। ये तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ये संविधान में कोई भी संविधान के विरुद्ध ना चला जाए, उसको बैलेंस करने के लिए यह सारी व्यवस्था की गई है। अब ये जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास में पावर क्या क्या है? एक तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि जो भी कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर आया है, उस कानून पर सिग्नेचर करे और फिर नोटिफिकेशन हो और वो लागू हो। लेकिन कोई भी कानून जो संसद से यानी राज्यसभा और लोकसभा से पास होकर आया है, राष्ट्रपति उसे कुछ सुझावों के साथ वापस भी भेज सकता है कि भाई इस पर दोबारा से विचार करो, दोबारा विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा ने दोबारा विचार करके अगर उसको चाहे तो उसमें कुछ बदलाव करके या एज इट इज जैसे पहले थी वैसे ही अगर वापस भेज दिया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। यह संवैधानिक व्यवस्था है। राष्ट्रपति के पास और क्या ताकत है? राष्ट्रपति के पास ताकत है कि ये जो आर्मी यानी थल सेना, IAF इंडियन एयरफोर्स यानी वायुसेना, NAV नेवी यानी नौसेना, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ये तीनों के तीनों इनका सुप्रीम कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। यानी सेना के तीनों अंग, उन सेना के तीनों अंग का कंट्रोल, फाइनल कंट्रोल किसके पास? वो राष्ट्रपति के पास में है। राष्ट्रपति सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। प्रधानमंत्री, यहां मजेदार, कार्यपालिका का हेड कौन है? प्रधानमंत्री। लेकिन यहां प्रधानमंत्री ने क्या काम किया? ये जो RAW रॉ यानी विदेशों में जो भारत के लिए जासूसी करते हैं, भारत की जो जासूसी की संस्था है विदेशों में जाके करती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये रॉ, ये विदेशों में भारत की जासूसी करती है, भारत की संस्था है। और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी देश में जितने भी जासूसी करती है वो ये काम ये है, जो खबर देती है सरकार को कि ये देश में चल रहा है, ये अच्छा है या बुरा, जो भी कुछ, ये IB का काम है, ये सरकार को बताती है। ये दोनों ये प्रधानमंत्री के अंडर में है, ये प्रधानमंत्री को सारी सूचनाएं देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या काम किया, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसकी नियुक्ति कर दी है। और ये तीनों जो हैं ये CDS के नीचे आ गए, उसके अंडर में आ गए। और ये जो CDS है इसको प्रधानमंत्री ने अपने प्रति उत्तरदायी यानी जिम्मेदार बना लिया। यानी ये कुछ भी अगर सूचना देगा, कोई भी बात बताएगा तो प्रधानमंत्री को बताएगा, किसी और को नहीं। सो हुआ क्या इससे कि ये तीनों सेनाएं जो पहले राष्ट्रपति के अंडर में थी, अब ये तीनों सेनाएं इस CDS के माध्यम से प्रधानमंत्री के अंडर में हो गई। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री को इन सेनाओं को अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत है? वैसे भी देश का राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह के बिना कोई काम नहीं करता और कैबिनेट का हेड है प्रधानमंत्री। लेकिन इन तीनों सेनाओं को डायरेक्ट अपने अंडर में लेने की प्राइम मिनिस्टर को क्या जरूरत है? मैं जानता हूं क्या जरूरत है, पर आपके लिए छोड़ता हूं। एक तो यह हो गया। यहां दूसरी तरफ ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं यानी अर्धसैनिक बल हैं, जिसमें BSF है, CRPF है, RAF है, CISF है, NSG है, SSB है, ITBP है, AR यानी असम राइफल्स है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, RAF रैपिड एक्शन फोर्स, ये CRPF का ही एक यूनिट है समझो आप, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, SSB सड़क सीमा सुरक्षा बल और ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स और AR असम राइफल्स। ये है यानी ये अर्धसैनिक बल हैं। ये किसके अंडर में है? ये गृह मंत्री के अंडर में है। और ये जो जांच एजेंसियां हैं जैसे CBI है, जैसे NIA है, ये सारी जांच एजेंसी किसके अंडर में है? गृह मंत्री में। वैसे ये जो ED है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट,
आईटी इनकम टैक्स और ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, ये तीनों जो हैं ये फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में होती हैं वैसे तो, लेकिन यहां सब कुछ गृह मंत्री के अंडर में है। तो आप देश की स्थिति देखिए हो क्या रहा है कि जितनी सेना है सीडीएस के माध्यम से सीधी प्रधानमंत्री के अंडर में है, और जितने भी ये अर्धसैनिक बल हैं ये सारे गृह मंत्री के अंडर में, और ये जांच एजेंसियां ये गृह मंत्री के अंडर में, ये जो जासूसी संस्थाएं हैं दोनों ये प्रधानमंत्री के अंडर में। मतलब सारा कंट्रोल एक तरह से आज की तारीख में इन दो लोगों के पास है, मोदी और शाह के पास, दोनों के पास सारा कंट्रोल है। अब रही ये कि न्यायपालिका पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। भारत के संविधान के भाग 5 और उसके अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से लेके अनुच्छेद 147 तक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। इसकी स्थापना कैसी होगी, इसकी कार्यप्रणाली कैसी होगी, सब कुछ इसमें बताया गया है। यह पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को टच नहीं कर सकता। इतनी पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, अदालत को, कि सरकार या संसद कोई भी अगर संविधान के विरुद्ध चलता है, संविधान के विरुद्ध काम करता है, तो उसको रोकने की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल 142 यानी अनुच्छेद 142 के तहत अनलिमिटेड पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, जिसमें एक वर्ड दिया गया है कंप्लीट जस्टिस, यानी पूर्ण न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी हद तक जा सकता है। इतनी पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। यही नहीं, यहां तक भी है कि देश में राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति ना हो, ये रिजाइन कर दे, या माना किसी वजह से राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो उनके बाद में देश का शासन अगर किसी के हाथ में आता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में आता है। इतनी पावर है कोर्ट को। लेकिन आज हो क्या रहा है, आज हो यह रहा है कि देश की सुप्रीम कोर्ट इस देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट कह रही है। ये कोई यूं ही नहीं है, ये बाकायदा एक मानसिकता के तहत किया जा रहा है। और वो मानसिकता क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से सब कुछ चल रहा है। और इस सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी केवल कॉकरोच ही नहीं कहा, केवल उनको युवाओं को कॉकरोच ही नहीं कहा, बेरोजगार युवाओं को, और भी बहुत कुछ कहा है। और किनको कहा है? वो इस देश के जो पर्यावरणविद हैं, जो लोग इस देश की जलवायु बेहतर रहे, इस देश में पेड़ न काटे जाएं, इस देश में प्रदूषण ना हो, और योजनाओं के नाम पर वन न काटे जाएं, उन सब के लिए जो करते हैं पर्यावरणविद, उनको ये सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कह रहे हैं कि ये विकास के रास्ते में बाधा हैं, ये विकास नहीं होने देते। सरकार अगर कुछ भी करती है तो ये आके चले आते हैं यहां और अड़ंगा लगाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रही है। यानी एक जो अदालत इस देश को बेहतर बनाने के लिए, संविधान के तहत जो भी कुछ हो वो करने के लिए जिसकी जिम्मेदारी है, वो सुप्रीम कोर्ट इस देश के युवाओं को, पर्यावरणविद को यह कह रही है कि ये विकास नहीं होने देते और ये कॉकरोच और पैरासाइट है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। इसके साथ साथ अभी एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है एसआईआर पर। वो एसआईआर जो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, उसको पूरी तरह से सही सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया और कह दिया इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, जबकि पूरी तरह से संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है। ये सारी चीजें बताने का जो आपको आशय है वो ये है कि आज देश की सबसे बड़ी इस सरकार के साथ में खड़ी हो गई है। दूसरा, देश की जो संसद है, राष्ट्रपति केवल कठपुतली बन गया है इस देश के सरकार का, यूं कहो प्रधानमंत्री की कठपुतली बनकर इस देश का राष्ट्रपति आज की तारीख में रह गया। दूसरा, ये जो लोकसभा है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनकी जितनी कार्यप्रणाली है, इन पिछले सालों में जो कुछ भी उन्होंने किया है, वो विपक्ष को न बोलने देने, विपक्ष की गर्दन दबाने और सरकार को खुली छूट देने के लिए काम किया है। यही काम राज्यसभा में, पहले राज्यसभा के जो अध्यक्ष थे, राज्यसभा के जो सभापति थे, धनखड़ जो उपराष्ट्रपति भी थे, उन्होंने जिस तरह से विपक्ष का गला दबाया, विपक्ष को बोलने नहीं दिया, और वही काम अब जो अध्यक्ष बन गए, ये सब जो काम कर रहे हैं,
ये सारे के सारे, यानी राष्ट्रपति सरकार के कंट्रोल में, लोकसभा अध्यक्ष सरकार का, राज्यसभा के सभापति सरकार का, और ये जितने भी काम कर रहे हैं वो सब सरकार के फेवर में काम कर रहे हैं। यानी संसद इन तीन लोगों की वजह से, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, इन तीनों के माध्यम से पूरी संसद आज की तारीख में सरकार के साथ खड़ी है, सरकार के कंट्रोल में है। आपको ध्यान होगा 2023 में 150 के लगभग विपक्ष के सांसदों को निकालकर इस देश की सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और इसके साथ साथ जो आईपीसी, तीनों में बदलाव करके जो बीएनएस वगैरह सब बनाया गया, वो इन 150 सांसदों को विपक्ष के निकाल के ये काम किया। और ये दोनों ने किया, लोकसभा अध्यक्ष ने, राज्यसभा अध्यक्ष ने काम किया, और राष्ट्रपति साइन करके फटाफट जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी वो कानून इसी तरह से पास कर दिया गया। तो ये जो देश की संसद है किसके साथ खड़ी है? सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ, मोदी शाह के साथ। इसके साथ ही ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये किसके साथ में खड़ी है? केंद्र सरकार के साथ। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार का मामला आया। महाराष्ट्र सरकार को किसने गिराया? देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने, बीजेपी ने गिराया महाराष्ट्र की सरकार को, जिसमें उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे। जो विधायक थे 50 के लगभग विधायकों को तोड़ के, और वो सब कुछ खेल किया। तो वहां के विधानसभा अध्यक्ष और गवर्नर की जो कार्यप्रणाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो गैर संवैधानिक है। लेकिन गैर संवैधानिक होते हुए भी महाराष्ट्र की उस सरकार को बर्खास्त नहीं किया। मतलब गैर संवैधानिक सरकार लगभग 2 साल तक पूरा टर्न उसने किया। यह सुप्रीम कोर्ट का काम रहा। दूसरा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, यही सरकार, यही सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो गैर कानूनी है। यानी गैर कानूनी तरीके से 16,500 करोड़ रुपए का चंदा जो हासिल किया गया, जिसमें लगभग 12,000 करोड़ का चंदा केवल बीजेपी के पास आया और बाकी और पार्टियों। तो जिसे आप गैर कानूनी कह रहे हो उसको आप रोक तो रहे हो कि आगे नहीं होगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने वो गैर कानूनी किया, इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश के गृह मंत्री ने, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया? कुछ नहीं। जब यह बात सबके सामने आ गई कि देश के प्रधानमंत्री ने किस तरह से जो पार्टियां थी, जो अलग अलग जो वो थे, जो उद्योगपति थे, उनसे किस तरह से चंदा लिया, किस तरह से उनको धंधा दिया, ये सारी चीजें होने के बाद, काला चिट्ठा आने के बाद, जब ये सिद्ध हो गया कि भयानक करप्शन देश के प्रधानमंत्री ने किया, तो क्या काम किया? प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब यह है कि सरकार के हर फैसले को, सरकार के हर कार्य को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया, और अब इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। गैर संवैधानिक, गैर कानूनी एसआईआर इस देश में चल रही है, लेकिन कोर्ट उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। तो जो तीनों स्तंभ थे, जो अलग अलग थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि संविधान के अनुसार काम करे, वो तीनों, ये स्तंभ ढह गया। आज न्यायपीठ क्या सरकार के साथ में खड़ी है, संसद ये सरकार के साथ में खड़ी है। अब रहा, ये सब है कानूनी स्थिति, ये संविधान में है ये सारी चीजें, लेकिन एक और स्तंभ है, वो है चौथा स्तंभ, ये मीडिया। ये जो मीडिया है इंडिपेंडेंट, इस मीडिया का काम, जो कुछ घट रहा है सरकार के माध्यम से, जो कुछ किया जा रहा है देश में, जो कुछ हो रहा है, उसका सच, नंगा सच लोगों के सामने रखना। लेकिन क्या काम किया सरकार ने? सरकार ने पूंजीपति, ये जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, अंबानी, अडानी जैसे लोग, इनके माध्यम से इस पूरे मीडिया को कंट्रोल किया, इस पूरे मीडिया को खरीद लिया। और यह मीडिया जिसका काम था सच दिखाना, सरकार से सवाल पूछना, सरकार की गलत नीतियों को बेनकाब करना, वो मीडिया सरकार का गुलाम, तलवे चाटने वाला और सरकार का प्रवक्ता बन गया। तो ये जो मीडिया था, जो बहुत बड़ी ताकत थी, संवैधानिक नहीं है, बावजूद मीडिया की बहुत बड़ी ताकत थी, वो पूरा का पूरा मीडिया सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम करने लगा, उसकी गुलामी करने लगा। और इसको लिया किसकी वजह से? ये पूंजीपति और उद्योगपति, इनके पैसे का इस्तेमाल करके। बल्कि यहां और हुआ, इन्हीं पूंजीपतियों ने, उद्योगपतियों ने इस पूरे मीडिया को खरीद लिया। और इसके एवज में ये पूंजीपति, उद्योगपति, सरकार क्या देती है? सरकार सरकारी प्रोजेक्ट इन पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को देती है। आपको ध्यान होगा पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने ऑफिशियली 16.5 लाख करोड़ का इनको पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया। ऑफिशियली, अनऑफिशियली 25 लाख करोड़ की बात हो रही है, ये जो माफ किया। इसके अलावा
तकरीबन 5 लाख करोड़ का, 5 से 6 लाख करोड़ का इन पूंजीपति उद्योगपतियों को यह सरकार हर साल टैक्स में छूट दे रही है। इसके अलावा कहीं से भी किसी भी जगह से ये कर्ज ले लें, कर्ज माफी ही नहीं, कर्ज की सुविधा है कि कर्ज जिससे बैंक से चाहो ले लो, और पिछड़ा नहीं पटाया तो फिर नया ले लो, ये भी है। और बाकी भी कुछ बते तो एनसीएलटी में जाके अपने आप को दिवालिया घोषित कर दो और उसके बाद कर्ज से मुक्त हो जाओ। ये सारे काम ये सरकार इनके लिए, पूंजीपतियों के लिए कर रही है। तो ये पूंजीपति सरकार के साथ में खड़े हो गए। हालांकि कुछ पूंजीपति हैं, बाकी का तो कोई नाम निशान ही नहीं है, बेकार ही है समझो। लेकिन ये पूंजीपति इसके चक्कर में सारे तमाम सरकारी प्रोजेक्ट, मतलब जो अंबानी को तो चलो कह भी सकते हैं, लेकिन जो अडानी है इसकी तो कोई औकात ही नहीं थी, कहीं भी कुछ नहीं था। लेकिन आज जितने भी प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, मैंने शीतल पी सिंह साहब को सुना, बड़े अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका आकलन यह है कि बिहार की जितनी जमीन है, बिहार का जो क्षेत्रफल है, लगभग इतनी जमीन अडानी को इस सरकार ने पूरे देश में दे रखी है। यह स्थिति है। तो ये पूंजीपति, ये मीडिया, ये सब भी सरकार के साथ में आ गए। और इसके अलावा इन तीनों स्तंभों के साथ, संसद और न्यायपालिका के साथ एक और जो संस्था है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तीनों भी स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हैं। अगर ईसीआई को भी हटाना होगा तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह से हटाया जा सकता है वही प्रक्रिया इसके लिए होगी। सीएजी को भी अगर हटाना होगा तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है वही इसके लिए भी होगी। और यूपीएससी के चेयरमैन को भी अगर हटाना है तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के जज की नेतृत्व में इंक्वायरी कमीशन बैठेगा और उसकी रिकमेंडेशन अगर होगी कि इसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं हुआ तब हटाया जाएगा। मतलब इतने प्रोटेक्शन इन तीनों संस्थाओं को, इतनी प्रोटेक्शन दे रखी है। लेकिन ये तीनों संस्थाएं आज की तारीख में सरकार की गुलामी कर रही है। कैसे? यूपीएससी के विषय में बताता हूं। यूपीएससी क्या काम कर रही है? यूपीएससी ने जो सरकार ने पिछले डोर से, बैकडोर से जो एंट्री, तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे लोग जो आरएसएस के लोग हैं, अलग अलग विभाग के, उनको लेटरल एंट्री के माध्यम से, यानी पिछले दरवाजे से एंट्री करके उन लोगों को जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर भर्ती किया है। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर। जॉइंट सेक्रेटरी कब बनता है? जॉइंट सेक्रेटरी बनता है पहले कोई व्यक्ति एग्जाम देगा, सिविल सर्विस का एग्जाम देगा, प्री एग्जाम देगा, उसे पास करेगा, फिर पास करके मेन एग्जाम देगा, उसे पास करेगा, फिर इंटरव्यू देगा, उसे पास करेगा, और उसके बाद में वहां से पास होने के बाद में आईएएस बनेगा। जब प्रॉपर ऊपर आएगा, इतनी उसकी स्कोर इतना होगा कि आईएएस में प्रॉपर आए, उसके बाद 2 साल की उसकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद तकरीबन 18 से 20 साल की आईएएस की सर्विस करने के बाद जॉइंट सेक्रेटरी बनता है। जॉइंट सेक्रेटरी एक तरह से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की समझो आप उसको। जॉइंट सेक्रेटरी के बाद कितना लेवल है आईएएस ऑफिसर में? जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और फिर सेक्रेटरी, केवल यही लेवल है ऊपर के जो है। तो उस लेवल पर जहां 20 साल की सर्विस हो आईएएस की, उस लेवल पर मोदी ने आरएसएस के लोगों को सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में, डिपार्टमेंट में सीधे भर्ती कर दिया, जिन्होंने ना कोई एग्जाम दिया, ना कोई इंटरव्यू दिया, ना कोई ट्रेनिंग करी, ना ही 20 साल की सर्विस करी। तो ये यूपीएससी ने सरकार के सामने घुटने टेक के सरकार को खुली छूट दी। इसके बाद सीएजी, आपने नाम सुना सीएजी का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको इतनी पावर है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट सेंटर में या तो राष्ट्रपति को देगी और राष्ट्रपति फिर उसको संसद में रखवाएंगे, संसद में चर्चा होगी। और सीएजी का काम है सरकार की कितनी आय है और कितना व्यय, उसकी आमदनी और खर्चे का हिसाब रखती है और बताती है कि सरकार ने कहां कहां गड़बड़ी की है, कहां कहां घोटाला किया है। यह सीएजी का काम है। 2G घोटाला सुना होगा जो आज तक सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन जो विनोद राय था उसने सीएजी का कितना जबरदस्त हल्ला मचाया जो पूरी तरह से फर्जी निकला। लेकिन आज वो सीएजी का हल्ला मचाने वाला, सीएजी का जो हेड था विनोद राय, वो बीजेपी में शामिल हो गया। तो सीएजी सेंटर में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देगा, प्राइम मिनिस्टर को नहीं देगा, संसद में नहीं देगा, राष्ट्रपति को देगा। और इसके बाद अगर राज्यों में देगा तो राज्य के राज्यपाल को देगा, गवर्नर को, वो मुख्यमंत्री को नहीं देगा। और गवर्नर उसको जो है विधानसभा के पटल पर रखवाएगा, चर्चा होगी, पता लगेगी कहां कहां
कितना गड़बड़ सरकारों ने, राज्य सरकारों ने किया। यह काम सीएजी का है। आज की तारीख में सीएजी पूरी तरह से सरकार की गुलामी में लगी हुई है। कोई रिपोर्ट आज की तारीख में आपको दिखाई नहीं देगी सीएजी की, कोई घोटाला सरकार का आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सरकार की गुलामी में लगी है सीएजी। अब ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आज की तारीख में इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई खतरनाक काम कर रहा है वो है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग। यह चुनाव आयोग इस देश के संविधान को खत्म करने में सबसे घिनौना काम कर रहा है और सरकार के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए और गृह मंत्री के लिए ये इसने पूरी तरह से अपने जमीर को, अपने देश को गिरवी रख दिया है और देश के साथ खुली गद्दारी कर रहा है। तो ये तीनों जिनका काम था पूरी तरह से स्वतंत्र होकर संविधान के विरुद्ध जो काम हो रहा है वो नहीं करना, संविधान के अनुसार काम करना, लेकिन संसद के साथ साथ, अदालत के साथ साथ ये तीनों स्वतंत्र संस्थाएं भी सरकार की गुलामी में डूबकर सरकार के तलवे चाट के सरकार के लिए काम कर रही हैं। तो अब हुआ क्या? पहला विकेट यानी पहला स्तंभ गया, तीसरा स्तंभ ये गया, मीडिया ये गया, पूंजीपति ये साथ में आ गए सरकार के, और ये तीनों स्वतंत्र संस्थाएं ये भी सरकार के साथ में खड़ी हुई। लेकिन इन सब में आदमी किसके बैठे हैं? आदमी बैठे हैं आरएसएस के। इन सब जगह आज जो पूरा कंट्रोल है वो कंट्रोल आरएसएस का है और आरएसएस इस दुनिया में 2503 इसके संगठन हैं आरएसएस के। और ये इंफॉर्मेशन कहां से है? अभी आपने द कारवा में 6-7 साल की रिसर्च के बाद जो उन्होंने पेपर बनाया है, लिखा है, उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया में आरएसएस के 2503 संगठन हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं। और उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी, उसने बताया कि इस देश में, भारत में हर सरकारी विभाग में, हर जगह पर आरएसएस के आदमी बैठे हैं, आरएसएस का कंट्रोल है पूरी तरह से। और एजुकेशन, इस देश में मोदी के आने के बाद से पूरा एजुकेशन सिस्टम आरएसएस के कंट्रोल में है। नीचे पहली क्लास से लेकर हायर एजुकेशन तक सब कुछ आरएसएस के कंट्रोल में है और अब सिलेबस भी आरएसएस के माध्यम से तय किया जा रहा है। और साथ में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटीज के एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, सब कुछ स्कूलों में मास्टर, लेक्चरर, सब जितना भी अपॉइंटमेंट है वो पूरा का पूरा आरएसएस के हाथ में है। तो ये जो सारी स्थिति आज आपके सामने है, इसको समझने की जरूरत है। तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं या आंदोलन की सोच रहे हैं, और सोचना चाहिए, आंदोलन करना ही पड़ेगा, मैं इसके पूरा फेवर में हूं, लेकिन उन लोगों को ध्यान यह रखना चाहिए कि आज आपकी लड़ाई केवल सरकार से नहीं है। यह ध्यान रहे, केवल सरकार से नहीं है, केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से नहीं है, इनके साथ में अदालत से भी आपकी लड़ाई है, संसद से भी आपकी लड़ाई है। ये जो संस्थाएं, स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं जिन्होंने अपना काम बंद कर दिया, इनसे भी लड़ाई, और इनमें भी सबसे बड़ी लड़ाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है। ये पूरा मीडिया जो बिक चुका है, तो ये सब मिल गए हैं, आरएसएस और सवर्णों का ये जो पूरा संगठन है, पूरी तरह से जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, इन्होंने हर जगह कब्जा कर रखा है। तो ये सारे के सारे सरकार, संसद, स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं, पूंजीपति, मीडिया और आरएसएस के हजारों संगठन, ये सब मनुवादी लोग, इनसे संघर्ष है। जो लोग आज, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, वो आज आके कह रहे हैं, 6 तारीख को कह रहे हैं, आ रहे हैं दिल्ली में और लोगों को आह्वान किया कि वहां पहुंचे। वो लोग क्या मांग रहे हैं? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। शिक्षा मंत्री क्या है? ये तो मक्खी मच्छर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं ये, और है क्या ये? शिक्षा मंत्री का नहीं, इसका मांगो इस्तीफा, देश के प्रधानमंत्री का, देश के गृह मंत्री का। घेराव करना है तो केवल सरकार का नहीं घेराव करना, घेराव करना है तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट का, इनका घेराव करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से देश के विरुद्ध होकर काम कर रही है। घेराव करना है तो संसद का घेराव करना है, घेराव करना है तो ये जो मीडिया है, इस मीडिया का घेराव करना है जो देशद्रोही बन चुका है, वो मीडिया जो सरकार के तलवे चाटते चाटते संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है। तो हर किसी को समझने की जरूरत है,
आज आपको लड़ना है तो केवल सरकार से नहीं लड़ना, सरकार के साथ साथ ये जो सब मिल गए हैं, सरकार है, अदालत है, संसद है, स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हैं, पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, मीडिया है, आरएसएस, सवर्ण यानी कि जो मनोवादी और ब्राह्मणवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जिन्होंने हर जगह कब्जा किया हुआ है, इनसे लड़ना है। तो इनसे लड़ने के लिए उसी रणनीति के तहत, वही रणनीति बना के, वही सब कुछ बेहतर तरीके से प्लान करके लड़ना होगा, तभी आप जीत पाओगे, तभी देश को बचा पाओगे। अगर आप ये सब नहीं कर पाते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग देश को बचाना चाहते हैं, और बचाना पड़ेगा देश को, उन्हें देश के संविधान को पहले बचाना है, और देश के संविधान को बचाने के लिए उन्हें रणनीति बनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा, इनसे लड़ना है, केवल एक से नहीं। समाज में, देश में स्थिति बहुत गंभीर है, देश के हालात बहुत बुरे हैं, महंगाई चरम पर है, और देश का प्रधानमंत्री आम की किस्म गिना रहा है। मन की बात पे 32 मिनट आम की किस्म गिना रहा है। आ रही समझ में आपको? लगातार महंगाई बढ़ रही है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 56 लाख करोड़ से भी ज्यादा देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और इन कंपनियों ने, तेल कंपनियों ने मिलकर पिछले 10 साल में इस देश के लोगों को लूटा है, पैसा कमाया है। फिर भी आज कीमत बढ़ाई जा रही है। ये हालात हैं, इन सबको देखकर ही हमको एक रणनीति बनाकर देश के संविधान को बचाने के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए, देश के हर व्यक्ति को उसका जायज कानूनी संवैधानिक हक मिले, इसके लिए हमें काम करना है। तो सब लोग जो अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है, इकट्ठे होकर लड़िए, सब मिलकर लड़िए, और इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर बेहतर रणनीति बनाकर लड़िए। थैंक यू।